हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती फिर से एक बार अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से सारा जो वर्ल्ड है, सारी दुनिया एक पैंडेमिक से सफ़र कर रही है, मतलब एक महामारी से जूझ रही है। और ये जो पैंडेमिक है ये क्रिएट हुआ है या कॉज हुआ है एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसका नाम है कोरोना। लेकिन अब कुछ हद तक के मेडिकल साइंस के एफर्ट से इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा चुका है और अभी भी उसकी कोशिश चल रही है। और अब इस मेडिकल साइंस के इस एफर्ट में एक नया जो कंट्रीब्यूशन आया है वो है वैक्सीन्स का। तो आज सभी के मुंह में ये नाम है कि वैक्सीन लेना है, कोरोना है तो वैक्सीन लेना है, कोरोना से बचने वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वैक्सीन जो है वो कई लोगों को पता है कि वैक्सीन क्या होती है और उनका बॉडी में क्या रोल, जाने के बाद उनका क्या रोल होता है, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है। लेकिन कई लोगों को वैक्सीन को लेके काफ़ी सवाल है कि वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये बॉडी में जाने के बाद क्या करती है। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ सिंप्लीफाई तरीके से कि वैक्सीन्स एक्चुअल में होती क्या है और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद, मतलब हमारी बॉडी में जाने के बाद वो कैसे वर्क करती है और किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है कि वो आने वाले किसी फ्यूचर इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। तो आइए चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर। तो आज हम देखेंगे वैक्सीन्स क्या होते हैं, व्हाट आर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो अ वैक्सीन इज अ सस्पेंशन दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और टू कंट्रोल डिसीज ड्यू टू अ सर्टेन पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट। मतलब वैक्सीन जो है वो एक ऐसा सस्पेंशन है, ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाने के लिए, या किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होने वाली किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए एक सस्पेंशन जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन्स में होता क्या है, तो वैक्सीन्स कंटेन, इट इज एन सस्पेंशन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड बैक्टीरिया और वायरस और एनी ऑफ इट्स पार्ट। मतलब वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन ये एक सोल्यूशन होता है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक लिक्विड बेस होता है, इसमें एक लिक्विड बेस होता है और साथ में कोई भी एक सॉलिड मिक्सचर होता है। वैक्सीन में एक लिक्विड बेस होता है और एक कोई भी सॉलिड मिक्सचर हो सकता है। तो अगर ये सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस लिक्विड। और अगर ये सॉलिड अगर इस बेस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस सस्पेंशन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम वाटर में किसी ग्लास में पानी लिए और उसमें शुगर लिए, हमने शुगर ऐड किए वाटर में, तो शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाती है, तो उस वाटर और शुगर के मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन उसी पानी में हमने अगर पत्थर ले लिए तो पत्थर जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वैक्सीन जो है ये एक सस्पेंशन होता है, वो होमोजीनियस भी हो सकता है या हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब इस सस्पेंशन में होता क्या है, तो इसमें लाइव एटेन्यूएटेड या किल्ड बैक्टीरिया या वायरस या उसके कोई भी पार्ट हो सकते हैं। अब लाइव एटेन्यूएटेड मतलब वीकंड, वीक फॉर्म में, और लाइव मतलब जिंदा। वैक्सीन एक ऐसा सस्पेंशन है जिसमें जिस बीमारी के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने हमको वैक्सीन दिया जा रहा है, उसी बीमारी को कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वैक्सीन में डाला जाता है। लेकिन उसको लाइव फॉर्म में भी डाल सकते हैं या किल्ड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसको लाइव फॉर्म में डाला तो उसको एटेन्यूएट करके डाला जाता है, मतलब उसको वीक करके डाला जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि टाइफॉइड का वैक्सीन हमको दिया जा रहा है कि हमको टाइफॉइड ना हो, तो टाइफॉइड ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टाइफॉइड का वैक्सीन अगर हमको दिया जा रहा है तो उसमें टाइफॉइड का ही जो बैक्टीरिया है उसको डाला जाता है उस वैक्सीन के सस्पेंशन में। लेकिन अगर उसको जिंदा डालेंगे तो वो अंदर जाके हमारी बॉडी में टाइफॉइड कॉज कर देगा। तो लेकिन वैक्सीन में ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन में उसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को डाला जाता है या बैक्टीरिया या वायरस को, लेकिन उसको वीक कर दिया जाता है। अगर लाइव वैक्सीन है तो उसको वीक कर दिया जाता है, मतलब उसकी बॉडी में जाके जो इन्फेक्शन कॉज करने की, डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को पूरा खत्म कर दिया जाता है, उस वायरस को वीक कर दिया जाता है, उस बैक्टीरिया को वीक कर दिया जाता है, ताकि वो बॉडी में जाता तो है लेकिन इतना वीक हो जाता है कि वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। और सेकंड देखिए तो किल्ड वैक्सीन भी होती है। मतलब वैक्सीन में जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको किल्ड फॉर्म में भी लिया जाता है, मतलब उस वायरस को या बैक्टीरिया को किल्ड करके उसको मार के भी वैक्सीन में डाला जाता है। तो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है, किल्ड वैक्सीन भी होती है। या तो बैक्टीरिया वायरस को लाइव फॉर्म में लेंगे तो उसको वीक करके लेंगे, या उनको किल्ड फॉर्म में लेंगे, या वैक्सीन में पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया या वायरस का बॉडी का कोई पार्ट भी ले सकते हैं। जैसे अगर किसी वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके अगेंस्ट अगर वैक्सीन ले रहे, जैसे कि अभी करंटली जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस जो है वो एक आरएनए वायरस है, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है।
तो इसमें क्या करते हैं कि उसका जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है तो कोरोना वायरस को ही या तो वीक करके उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में, या उसको किल्ड करके इंजेक्ट किया जाता है, या तो फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऐसा फ्रेगमेंटेड करके, मान लो ये जेनेटिक मटेरियल है इसका आरएनए, तो उसका कोई टुकड़ा, उसके फ्रेगमेंट, उसका कोई एक टुकड़ा जो है उसको वैक्सीन में डाला जाता है, जिससे कि बॉडी में जाने के बाद वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा लेकिन वहां पर कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। और सेकंड, टॉक्सॉइड भी ले सकते हैं वैक्सीन में, किसी बैक्टीरिया या वायरस के टॉक्सॉइड। अब टॉक्सॉइड क्या होते हैं, तो कोई जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन पॉइजन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी पॉइजनस होती है, लेकिन उस पॉइजन को जब, उस टॉक्सिन को जब इनएक्टिवेट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। तो वैक्सीन में क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमको बचाने के लिए, जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमको बचाने के लिए वैक्सीन दी जा रही है, मान लो मैंने अभी एग्जांपल बताया टाइफाइड का, वैसे एक रेबीज वायरस होता है। रेबीज ये जो एक इन्फेक्शन है ये कुत्तों के काटने से होता है, कुत्ते के सलाइवा में होता है रेबीज वायरस। तो अगर रेबीज वायरस से बचने के लिए, रेबीज के इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर हमको वैक्सीन दिया जाएगा तो क्या करते हैं उसमें कि उसी वायरस को किल्ड करके या उसको एटेन्यूएट मतलब वीक करके वैक्सीन में डाला जाता है और उस वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो वायरस हमारी बॉडी में आता है और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, लेकिन वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो लाइव फॉर्म या किल्ड फॉर्म वायरस या बैक्टीरिया का, या उनका जेनेटिक मटेरियल को टुकड़े करके किसी एक टुकड़े को लिया जा सकता है, या टॉक्सॉइड्स को लिया जा सकता है उन बैक्टीरिया और वायरस के। तो ये होता है वैक्सीन का एक जनरल ये इंट्रोडक्शन है। अब हम इन शॉर्ट में देखेंगे वैक्सीन्स की हिस्ट्री, मतलब वैक्सीन्स को सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो वैक्सीन का जो इन्वेंशन है इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर जो थे वो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और इन्होंने 1796 में वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन इन्वेंट किया था, वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन बनाया था। और वो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स, जो इन्फेक्शन है, स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है जिसको हिंदी में चेचक बोलते हैं, उस बीमारी से बचने के लिए, उस डिसीज से बचने के लिए एडवर्ड जेनर ने वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन बनाया था। और ये जो स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है या इन्फेक्शन है जो 70s में आया था, उसका जो पॉजिटिव एजेंट था, मतलब वो जिस वायरस की वजह से होता था वो था वेरियोला वायरस। तो इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एडवर्ड जेनर ने वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन बनाया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ वैक्सीन्स बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को। मतलब वैक्सीन्स के इन्वेंशन में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एडवर्ड जेनर का। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने फर्दर फर्स्ट वैक्सीन में जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम किया, उसको डेवलप किया। तो उसमें जो सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन था वैक्सीन के डेवलपमेंट में वो था लुइस पाश्चर का। लुइस पाश्चर जो थे ये एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 80s में दूसरा वैक्सीन बनाया और फर्स्ट वैक्सीन में जो भी ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स को भी ओवरकम किया और इन्होंने 1885 में दूसरा वैक्सीन बनाया जो कि था रेबीज वैक्सीन। अब रेबीज वैक्सीन जो है, रेबीज फ्रेंड्स एक वायरस है जो कि एनिमल्स के बाइट से ह्यूमन बीइंग में आता है, मतलब और मेनली एक डॉग की बाइट से आता है, मतलब कुत्तों में रेबीज वायरस जो है वो ज्यादा पाया जाता है। अब तो ये कंट्रोल हो चुका है ये इन्फेक्शन वैक्सीन आने से, लेकिन जब ये आया था, ये जो इन्फेक्शन आया था रेबीज का, तो उस टाइम पे पहले ये एनिमल्स में आया था और एनिमल बाइट की वजह से, मतलब जिस एनिमल में रेबीज वायरस है उनके सलाइवा में वो होता था और उस एनिमल ने अगर इंसान को काट लिया तो उसके सलाइवा के थ्रू, उसके लार के थ्रू वो जो वायरस है वो ह्यूमन बीइंग में चला जाता था और उस इंसान को भी रेबीज इन्फेक्शन होता था। तो ये जो रेबीज वायरस था इसके अगेंस्ट जो सेकेंड वैक्सीन डेवलप किया था या बनाया था वो लुइस पाश्चर ने बनाया था और ये एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अब मैं बताऊंगी आपको टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन्स के टाइप, या इसको वैक्सीन का सिंपल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन में पहला जो आता है वो होता है होल एजेंट वैक्सीन एंड सेकंड इज सब यूनिट वैक्सीन। तो पहले मैं आपको बताऊंगी होल एजेंट वैक्सीन मतलब क्या होता है और उसमें उसके एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि उसमें कौन सी वैक्सीन आती है और उनके एग्जाम्पल बताऊंगी। तो होल एजेंट वैक्सीन, होल एजेंट वैक्सीन मतलब होल का मतलब होता है पूरा। तो होल एजेंट वैक्सीन जो होती है उसमें किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिस डिजीज के अगेंस्ट हमको वैक्सीन बनानी है उसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल फॉर्म में लिया जाता है, मतलब उसको पूरा का पूरा लिया जाता है। इधर वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है। तो मान लो मैं एग्जांपल बता रही हूँ वायरस का, किसी वायरस को लेके अगर वैक्सीन बना रहे, जैसे कि रेबीज वायरस, रेबीज जो इन्फेक्शन है उसके लिए वैक्सीन बना रहे, तो पूरा का पूरा रेबीज वायरस जो है उसको लिया जाएगा होल एजेंट वैक्सीन में। अब ये जो होल एजेंट वैक्सीन है वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है और एक लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में होती है। तो अब हम देखेंगे इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती है उसमें वायरस को, पर्टिकुलर वायरस को या बैक्टीरिया को
किल्ड करके लिया जाता है, उसको मार कर लिया जाता है, मारकर उस वैक्सीन में डाला जाता है, मतलब उसको किल किया जाता है। और लाइव एटेन्यूएटेड जो होता है वैक्सीन, उसमें वो जो वायरस या बैक्टीरिया है जिसको लेके वैक्सीन बनाया जा रहा है वो जिंदा होता है, लेकिन एटेन्यूएटेड फॉर्म में, मतलब वीकेंड फॉर्म में होता है। वो जिंदा तो होता है लेकिन उसकी इन्फेक्शन कॉज करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको वीक कर दिया जाता है। मतलब उसका जो वायरस का जो वायरुलेंस है उसको वीक कर दिया जाता है, मतलब वो बॉडी में जाने के बाद कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। वैक्सीन के थ्रू वो बॉडी में जाने के बाद भी, जिंदा होने के बाद भी कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो ये होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन का मैं एक टाइप बताऊंगी आपको, रेबीज वैक्सीन। मैंने जब भी आपको रेबीज इन्फेक्शन के बारे में बताया था कि कुत्ते के काटने से रेबीज ये इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो रेबीज वैक्सीन बना था, वो जो वैक्सीन था वो किल्ड वैक्सीन था या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था या है। और जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसका टाइप है MMR, उसका एग्जांपल है MMR वैक्सीन। मम्स, मिजल्स एंड रुबेला जो वैक्सीन होती है, ये एग्जांपल है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का। मतलब MMR जो वैक्सीन है वो जो खसरा करके एक जो बीमारी होती है, और मम्स रुबेला जो होता है इन्फेक्शन, उसके लिए जो तीनों का एक एक कॉम्बो, ये तीनों डिसीज का एक जो कॉम्बो वैक्सीन बना हुआ है, तो उस वैक्सीन में जो वायरस लिया गया है वो लाइव होता है, लेकिन उसकी डिसीज कॉजिंग या इन्फेक्शन कॉजिंग जो कैपेसिटी है उसको पूरा वीक कर दिया जाता है। तो ये एग्जांपल हो गए होल एजेंट वैक्सीन के, ये दो टाइप हो गए, इनएक्टिवेटेड एंड लाइव एटेन्यूएटेड। और उसके मैंने आपको एक एक एग्जांपल बताया कि जो किल्ड वैक्सीन होती है वो रेबीज वैक्सीन एक एग्जांपल बताया मैंने, और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक एग्जांपल बताया MMR वैक्सीन। अब हम चलते हैं वैक्सीन के सेकंड टाइप की तरफ। तो वैक्सीन का सेकंड टाइप है सब यूनिट वैक्सीन। ये पहला था होल एजेंट वैक्सीन, मतलब जो भी बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरियल वैक्सीन बन रही है तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया लिया जाएगा, या तो उसको किल्ड फॉर्म में या उसको लाइव लेकिन वीकेंड फॉर्म में। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि उस बैक्टीरिया या उस वायरस को वैक्सीन में पूरा का पूरा नहीं लिया जाता, उसकी बॉडी का कोई पार्ट या उससे सिक्रीट होने वाला, उस बैक्टीरिया या उस वायरस से सिक्रीट होने वाला कोई एक प्रोडक्ट जो है वो वैक्सीन में लिया जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट्स जो है या पार्ट्स जो है वायरस या बैक्टीरिया के, ये क्या हो सकते हैं? तो DNA और RNA। आपको पता है कि बैक्टीरिया और वायरसेस भी जो होते हैं, DNA, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA भी होता है, और वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल DNA RNA दोनों हो सकता है। तो सब यूनिट वैक्सीन में क्या करते हैं कि पूरा का पूरा, अगर कोई वायरस के वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा वायरस नहीं लिया जाता उस वैक्सीन में, उसमें लिया जाता है DNA, सिर्फ उस वायरस का DNA या RNA। तो अब मान लो ये DNA है, ये RNA है, तो उस DNA और RNA को पूरा नहीं लिया जाता, बस उसको ऐसे फ्रेगमेंट करके उसका एक टुकड़ा जो है वो इस वैक्सीन में लिया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन ऐसे तैयार की जाती है, एक इस तरीके से तैयार की जाती है। और सेकंड है टॉक्सॉइड। अब टॉक्सॉइड क्या है? मैंने जो भी आपको बताया था कि बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो पॉइजन होता है उसको टॉक्सिन बोलते हैं, लेकिन उस टॉक्सिन को जब इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसकी पॉइजनस कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता है, तो बनता है टॉक्सॉइड। तो ये टॉक्सॉइड भी वैक्सीन में लिया जा सकता है वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये जो टॉक्सॉइड होता है ये पॉइजनस नहीं होता क्योंकि ये टॉक्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है। तो इस दो तरीके से सब यूनिट वैक्सीन में वायरस या बैक्टीरिया का बॉडी का कोई पार्ट या उनसे प्रोड्यूस किए जाने वाला कोई प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो अब सब यूनिट वैक्सीन का एक एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये एग्जाम्पल है सब यूनिट वैक्सीन का। तो अब ये हो गया टाइप ऑफ वैक्सीन। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको वैक्सीन का इंट्रोडक्शन बताया, वैक्सीन का डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और उसका क्लासिफिकेशन या उसके टाइप्स जो है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो सबसे मेन है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, की वैक्सीन्स जो है वो क्या है, वो तो हमने देख लिया कि वैक्सीन जो है वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर वायरस का ही सोल्यूशन है। लेकिन उसका बॉडी में जाने के बाद मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, मतलब बॉडी में जाने के बाद वैक्सीन कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और कैसे हमारी बॉडी को किसी भी आने वाले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये अब हम देखेंगे। तो वैक्सीन जो होती है वो बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद, बॉडी में जाने के बाद ट्रिगर करती है इम्यून सिस्टम को। मतलब वैक्सीन का जो कनेक्शन है बॉडी में जाने के बाद, जिस सिस्टम से उसका रिलेशन है वो है इम्यून सिस्टम। मतलब वैक्सीन जो है बॉडी में जाने के बाद वो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है।
मैंने आपको इससे पहले अपने मेरे जो पहले के वीडियोस थे इम्यून सिस्टम के और इम्यूनिटी के, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आर्मी के जैसे वर्क करते हैं और बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को डिटेक्ट करके उसको कील करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको कील करके हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस इन्फेक्शन से। तो सेम जो मैकेनिज्म है वो होता है वैक्सीन में। जैसे ही हमारी बॉडी में वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, तो वो जाके इम्यून सिस्टम के सेल्स को ट्रिगर करती है। अब इम्यून सिस्टम के सेल्स में जो सबसे मेन होते हैं वो होते हैं WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको कि लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो अब मैं ये मैकेनिज्म आपको बताऊंगी डायग्रामेटिकली कि कोई फॉरेन माइक्रोब जो है विथ एंटीजन, मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको एंटीजन बोलते हैं, मतलब उसके सरफेस पे ऐसे एंटीजन होता है उसको, या उसी को फॉरेन पार्टिकल को ही एंटीजन बोलते हैं। तो जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है तो ये वो फॉरेन माइक्रोब है, फॉरेन पार्टिकल है। मान लो कि ये रेबीज का वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया, तो ये जो है ये रेबीज वायरस है, ये जो दिख रहा है ये रेबीज वायरस है। ये सबसे पहले बॉडी में आएगा तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर होगा। इम्यून सिस्टम का जो मेन सेल्स है WBC जो है, और WBCs में मैक्रोफेजेस भी आते हैं, मैंने आपको बताया था इन्नेट इम्यूनिटी में। तो ये मैक्रोफेजेस जो रहते हैं ये जाकर उस फॉरेन पार्टिकल को जाकर ऐसे एंगल्फ करते हैं। WBCs जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनकी ऐसी एंगल्फिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई भी चीज उनको बाहर से आई दिखी तो वो उसको एंगल्फ करते हैं, मतलब ऐसे कैच करते, कैचिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये जैसे ही वैक्सीन लगाया किसी को, बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया, कोई वायरस आया या बैक्टीरिया आया, तो ये माइक्रोफेज जो है वो उसको एंगल्फ करता है। तो ये देखिए इस डायग्राम में उस फॉरेन पार्टिकल को उसने एंगल्फ कर लिया, उस एंटीजन को या उस वायरस को। अब उसके बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया और उस वायरस या उस बैक्टीरिया का जो एंटीजन था वो यहाँ पर आकर अडहेर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मैक्रोफेज रहता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है, जिस मैक्रोफेजेस होते हैं, वो अगर वर्क नहीं कर पाती है, वो अगर किसी इन्फेक्शन से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, वो उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को प्रेजेंट करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। मतलब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो T सेल्स होते हैं, B सेल्स होते हैं, उनको वो ट्रिगर करते हैं कि भाई अब ये जो वायरस है या ये जो बैक्टीरिया है ये हमसे खत्म नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारी बॉडी का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम है, उसको प्रेजेंट करते हैं उस बैक्टीरिया और वायरस को कि भाई अब तुम संभालो, तुम इसको किल करो। तो जैसे ही इन्नेट इम्यून सिस्टम की जो माइक्रोफेजेस है उसको एंगल्फ कर लेते हैं, लेकिन वो उसको किल नहीं कर पाते, तो वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं, मेनली जो T सेल होते हैं, T सेल को प्रेजेंट करते हैं। अब और ये जो T सेल होते हैं, इन पे ऐसे सरफेस रिसेप्टर लगे होते हैं, ये जो ऐसे हाफ सर्कल जो हाफ सर्कल शेप का जो दिख रहा है, ये सरफेस रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है, बाहर से आने वाले किसी भी पार्टिकल को, किसी भी एंटीजन को खुद पर बाइंड कर लेना। तो ये फिर टी सेल्स क्या करते हैं कि ये जो एंटीजन है, ये जो वायरस या बैक्टीरिया है, जो रेड कलर से मैंने शो किया, यहाँ दिख नहीं रहा है एक्चुअली रेड कलर में, तो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं उसको खुद पर बाइंड कर लेता है टी सेल। और उसके बाद ये टी सेल क्या करता है, उन अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है, मतलब खुद की। अब टी सेल अकेला तो वर्क नहीं कर पाएगा, अब कोई भी इन्फेक्शन का बैक्टीरिया या वायरस आया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी स्ट्रांग ही रहेगा, उसमें कैपेसिटी रहेगी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने की। तो ये टी सेल क्या करता है, फिर फटाफट अपनी क्लोन्स बनाना शुरू करता है। क्लोन्स मतलब कॉपी। तो यहाँ मैंने मेनली 3 टाइप के टी सेल्स बताए हैं। तो जब ये अपनी कॉपीज बनाता है तो पहला जो है कॉपी वो बनाता है के टी सेल। के टी सेल मतलब किलर टी सेल। अब किलर से ही हमको समझ में आता है, किलर वर्ड से, किलर मतलब मारने वाला। तो ये टी सेल जब अपनी कॉपी बनाते हैं, अपना क्लोन बनाता है, तो पहला जो होता है वो होता है किलर टी सेल। अब किलर टी सेल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, जो भी बैक्टीरिया या वायरस आया है, उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके एंटीजन को डायरेक्ट वो उसको मार देते हैं, वायरस को या बैक्टीरिया को। उसके बाद सेकेंड जो होता है वो होता है एच टी सेल। एच टी सेल मतलब हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स जो रहते हैं वो इम्यून सिस्टम के जो दूसरे टी सेल्स और बी सेल्स रहते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो टी सेल्स और बी सेल्स स्टिमुलेट होने से क्या होता है, बी सेल्स स्टिमुलेट होकर बॉडी में एक प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी में बाहर से आया था, जो वायरस या जो बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट ये बी सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं हेल्पर टी सेल की मदद से, और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और वो प्रोटीन होता है एंटीबॉडी। ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि इम्यून सिस्टम के जो बी सेल होते हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम हो जाता है हेल्पर टी सेल का। और फिर जो थर्ड टाइप के जो टी सेल की जो थर्ड टाइप की कॉपी होती है वो होती है मेमोरी टी सेल। तो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं,
मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, ये रिमेंबर करते हैं एंटीजन को फॉर फ्यूचर एनकाउंटर। मतलब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, जैसे कि वैक्सीन में एक किल्ड वायरस को यूज किया है, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जो करंट सिचुएशन चल रही है, मैं कोरोना का एग्जांपल ले रही हूँ। तो कोरोना जो है, कोरोना का वैक्सीन बना हुआ है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और भी दूसरे वैक्सीन है। तो किसी भी एक वैक्सीन का नाम ले ले, तो कोरोना का वैक्सीन किसी पर्सन को इंजेक्ट किया बॉडी में, वो वैक्सीन के थ्रू कोरोना वायरस लाइव फॉर्म में, लाइव विकर्ण फॉर्म में या तो किल्ड फॉर्म में बॉडी में आया। बॉडी में आने के बाद बॉडी की जो आर्मी है, जो WBCs है, मैक्रोफेजेस, उन्होंने उसको एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। उसके बाद जो उसके सरफेस एंटीजन है, उसको उसने मैक्रोफेजेस ने टी सेल को प्रेजेंट कर दिया कि भाई अब इनको तुम मारो, तुम संभालो करके, कि हमें कैपेसिटी नहीं, हम नहीं मार सकते, तुम संभालो। तो टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल ने वो एंटीजन को या वो वायरस को, कोरोना वायरस के जो एंटीजन है उसको यहाँ पर अपने रिसेप्टर्स पे एडहेयर कर लिया, रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया। उसके बाद टी सेल ने फटाफट अपनी कॉपीज, अपने क्लोन्स बनाना स्टार्ट किए। तो उसमें उन्होंने किलर टी सेल बनाए, हेल्पर टी सेल बनाए, मेमोरी टी सेल बनाए। तो किलर टी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते, उस एंटीजन को वही डिस्ट्रॉय कर देते। अब वो जो वैक्सीन में एंटीजन है वो तो मरा हुआ है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को ये मतलब ये उसको नहीं समझ में आता है कि ये वैक्सीन से आया हुआ वायरस है, वैक्सीन क्या है वो उसको नहीं समझ में आता। उसको इतना पता रहता है कि ये जो आया है बाहर से वायरस या बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करना है, हमको इसको मारना है। तो वैक्सीन के थ्रू भी जो वायरस आता है बॉडी में, उसको किलर टी सेल्स जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद हेल्पर टी सेल्स जो रहते हैं वो फर्दर जो दूसरे टी सेल्स है और बी सेल्स है इम्यून सिस्टम के, उनको ट्रिगर कर देते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देते कि भाई बी सेल्स को बोलते कि भाई तुम अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, ये जो बाहर से वायरस आया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाओ और उसको मार दो करके। फिर जो थर्ड टाइप के मेमोरी टी सेल्स होते हैं, अब दो टाइप से तो वो एंटीजन या वो वायरस किल हो गया, लेकिन तीसरे टाइप का जो टी सेल जो है वो अपनी जो तीसरे टाइप की कॉपी बनाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का जो रोल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, ये रिमेंबर करते हैं एंटीजन को फॉर फ्यूचर एनकाउंटर। मतलब मेमोरी सेल्स जो है वो एक मेमोरी बना के रख लेते हैं कि अभी तो वैक्सीन लगा लिया, अभी वो वायरस हमारी बॉडी में आया तो इम्यून सिस्टम फटाफट ट्रिगर हुआ, उसने अपनी जो आर्मी है वो तैयार की, और इम्यून सिस्टम के जितने आर्मी में जो भी सेल्स है वो सेल्स ने उस एंटीजन को, उस वायरस को मारना स्टार्ट कर दिया। इतना तो काम हो गया, लेकिन एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस की, एंटीबॉडीज ने भी उनको किल किया। लेकिन ये एंटीबॉडीज जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक के नहीं रहती है किसी की भी बॉडी में। जैसे कि कोई इन्फेक्शन आया तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, कुछ टाइम तक वो एंटीबॉडीज रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एंटीबॉडीज जो है वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन ये टी सेल जो अपने मेमोरी सेल्स बनाता है अपनी कॉपी करके, तो मेमोरी सेल का क्या काम होता है, मेमोरी का क्या काम होता है कि नेक्स्ट टाइम आने वाले 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में जब भी वही वायरस, मतलब मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल लिया था, तो वही अगर कोरोना का वायरस उसी पर्सन की बॉडी में जिसको पहले वैक्सीन दिया गया था उसका और ये सारा प्रोसेस हुआ था, तो अगर फिर से उसी की बॉडी में कोरोना वायरस या कोई भी दूसरी डिसीज का वायरस अगर आता है, तो मेमोरी सेल्स जो है वो एक मेमोरी बना के रख लेते हैं कि भाई ये वायरस पहले भी बॉडी में आ चुका है। तो वो फट से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं मेमोरी सेल्स, और फट से रिकॉग्नाइज करके जो बाकी के इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स और बी सेल्स है उनको मैसेज पहुंचाती है कि फटाफट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो, ये वायरस पहले भी आ चुका है, इसको आपको मारना है। तो मेमोरी सेल्स का ये काम होता है रिकॉग्नाइजेशन का। मतलब वो एक बार आए हुए वायरस या बैक्टीरिया को वो लाइफ टाइम भूलता नहीं है। इसीलिए तो यही जो है मोटो होता है वैक्सीन का, कि वैक्सीन के थ्रू बॉडी में, किसी भी पर्सन की बॉडी में जिस बीमारी से उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, जिस बीमारी से प्रोटेक्ट करना है, उसका वैक्सीन अगर दिया जा रहा है, तो उस वैक्सीन में उसी इन्फेक्शन का, उसी बीमारी को कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डाला जाता है। लेकिन उसको इनएक्टिव फॉर्म में डाला जाता है, किल्ड फॉर्म में, या तो उसको वीक करके डाला जाता है, एटेन्यूटेड करके डाला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जाके बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, और इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है, जो हमारे बॉडी की आर्मी है, वो उसको नॉन सेल्फ डिटेक्ट करके, मतलब ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, ये सोच के फटाफट उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उनको किल करती है। और फ्यूचर के लिए कि कभी भी दूसरी बार अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में आया तो उसके लिए मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो मेमोरी सेल्स जो है सेकेंड टाइम वही इन्फेक्शन अगर बॉडी में आता है तो उसको फट से रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये पहले हमारी बॉडी में आ चुका है। तो वो बाकी के जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है उनको ट्रिगर करता है और बोलता है कि इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को खत्म करो। तो बस फ्रेंड्स, यही होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। तो
मेरे इस आज के टॉपिक में मैंने आपको यही बताया, एक सिंप्लीफाई तरीके से बताया कि वैक्सीन्स क्या होती है, उनकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताई कि वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया पहले। उसके बाद वैक्सीन का एक सिंपल क्लासिफिकेशन बताया। ऐसे तो और भी टाइप की वैक्सीन्स होती है, लेकिन मैंने एक सिंपल क्लासिफिकेशन बताया। और उसके बाद सबसे मेन मोड ऑफ एक्शन, मतलब वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद कैसे वर्क करती। तो एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है, और इम्यून सिस्टम के जो आर्मी वाले जो सेल्स होते हैं वो फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उस इन्फेक्शन को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और फ्यूचर के लिए मेमोरी बना लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैक्सीन जो होती है वो इंजेक्टेबल भी होती है, मतलब उनको जो अभी जैसे कोरोना का वैक्सीन आया तो वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है, इंजेक्टेबल भी होती है वैक्सीन। सेकेंड वैक्सीन जो होती है वो ओरल भी होती है, आपने पोलियो ड्रॉप सुना होगा, तो वो ओरल वैक्सीन है। और थर्ड अभी नेजल वैक्सीन भी आए हैं, अब नेजल वैक्सीन भी आए हैं। तो ये जो है ये टाइप्स होते हैं वैक्सीन के। तो बस फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा ये टॉपिक आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।